हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे आईबीएस यानी कि इरिटेबल बबल सिंड्रोम के बारे में। इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, साइन एंड सिम्टम इसके क्या होते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज करेंगे, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट क्या है, और फाइनली हम बात करेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, क्या क्या इसका मैनेजमेंट होता है। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आईबीएस। इरिटेबल बबल syndrome, in short IBS, is a chronic functional gastrointestinal disorder characterized by a group of symptom। IBS क्या है? क्रोनिक आपका फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपका डिसऑर्डर होता है। कैरेक्टराइज बाय मींस इसमें क्या क्या होता है जब आपको डिसऑर्डर होगा, तो सिम्टम्स सच है जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लॉटिंग हो गई, एब्डोमिन में आपकी गैसेस होगी, आपका पेट आपका सूजन होगी, फूला फूला लगेगा, एंड अल्टर्ड बवल हैबिट, जो आपकी बवल हैबिट है उसमें भी आपको अल्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया, और दोनों भी आपको हो सकते हैं। अनलाइक इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज, आईबीएस डज नॉट कॉज visual damage to the digestive tract but significantly affect the quality of life। ओके, सो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आपका ये इन्फ्लेमेटरी बबल जो डिसीज है इसमें आपको ये विजुअल कॉज नहीं करती है आपकी जीआई ट्रैक को, आपकी इंटेस्टाइन को, डाइजेस्टिव ट्रैक को, बट आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये अफेक्ट करती है ना, जो आपकी वर्किंग क्वालिटी हो गई आपका, तो उसमें आपका प्रॉपर तरीके से आपका अफेक्ट होता है, वो आपको डिस्कम्फर्ट करती है। द कंडीशन इज कॉमन अफेक्टिंग अप टू 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन and is more frequently diagnosed in the woman than male। Okay, the condition common affecting 15% of the globally आपकी अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को, और ज्यादातर जो हमको केस देखने को मिले बार बार जो डायग्नोस होता है वो वुमेन्स में, फीमेल में ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेन, राइट। तो एक बार और मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, इरिटेबल बowel सिंड्रोम आईबीएस एक आपका क्रोनिक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो भी डिसीज आपको होती है, डिसऑर्डर होते हैं, तो आपको क्या होता है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग है, अल्टर्ड बबल हैबिट, जो आपकी बबल हैबिट है उसमें भी आपको अल्ट्रेशन आ जाता है, एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, यह बहुत हो सकता है। अनलाइक इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज के जैसी नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है। इसमें क्या होता है, आपको विजुअल नहीं दिखाई देता आपकी जीआई ट्रैक में किसी प्रकार का सिग्निफिकेंस, आपको इन्फ्लेमेशन या एरोजन नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी अफेक्ट होती है, डिस्कम्फर्ट की वजह से आपकी अफेक्ट हो जाती है। द कंडीशन इज कॉमन अफेक्टिंग अप टू 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, कितना 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, एंड इज मोर फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर जो डायग्नोस होती है वो वुमेन्स में ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मैन में। ओके, ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम शैल बी मूव ऑन। तो नेक्स्ट आएगा आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर में आज आएगा द एग्जैक्ट कॉज ऑफ आईबीएस। हालांकि जो आईबीएस उसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक हमें पता नहीं चला है, साइंस को अभी तक नहीं मिला है, बट कुछ सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, अदर एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं जिनकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक मिला नहीं है कि किस रीजन से होता है। ओके, तो एबनॉर्मल गट मोबिलिटी ना एक हमारा कॉजेस है, एबनॉर्मल गट मोबिलिटी। गट मीन्स जो आपकी इंटेस्टाइन है उसका जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एबनॉर्मल होना, नॉर्मल नहीं होना। डिसरप्टेड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन कैन लीड टू the symptom of IBS causing food to move quickly leading to diarrhea or too slowly leading to constipation through the GI tract। ओके, तो जो गट की मोबिलिटी है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से आपका फूड पार्टिकल है वो मूव करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक से लेके एनस तक, तो ये किसके थ्रू करता है, आपका पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू, जिसमें आपकी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से वो लीड करता है आपके फूड को आगे की तरफ। अब जो आपका मूवमेंट है, पेरिस्टेटिक जो गट का मूवमेंट है वो फिर आपका जल्दी हो सकता है, टू क्विकली मूव करेगी तो आपका फूड जल्दी जल्दी पास होगा, सिंपल सी बात, आपको डायरिया लूज मोशन हो जाएगा, और आपका जो मूवमेंट है बबल मूवमेंट वो स्लो हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, राइट।
तो एक रीजन आपका ये हो सकता है IBS का इरिटेबल बबल सिंड्रोम। दिस इज नॉट डिसीज, दिस इज सिंड्रोम, राइट। नेक्स्ट आता है आपका विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। क्या है? विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। इंडिविजुअल विद IBS often have an increased sensitivity to pain in GI tract. This heightened sensitivity may be due to altered nervous system signaling between the brain and the gut, right? Visceral hypersensitivity का इंडिविजुअल विथ एस इंडिविजुअल IBS जिनको है ऑफन हैव इंक्रीज सेंसिटिविटी, इनकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या होता है? इंक्रीज रहता है, पेन होता है इनके GI ट्रैक में। दिस हाइटेड सेंसिटिविटी में बी ड्यू टू, ये जो हाइटेड सेंसिटिविटी किस रीजन की वजह से हो सकती है? ड्यू टू अल्टर नर्वस सिस्टम में जो सिग्नलिंग है उसके बीच अल्ट्रेशन होने की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से आपको हो सकता है बिटवीन द ब्रेन एंड गट, गट और ब्रेन के बीच जो नर्व का सिग्नल है ना, नर्व इम्पल्स आता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से, मल्टीपल आपकी नर्व इम्पल्स होती है, आपकी नर्व कनेक्ट होती है जो ब्रेन को मैसेज देती है। अब इसके सिग्नलिंग में अल्ट्रेशन होने की वजह से मसल्स में एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो ये भी एक कॉजेस हो सकता है। गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन, गट इंटेस्टाइन और ब्रेन के बीच का जो एक्सिस है उसमें डिसफंक्शन होना, उसका जो फंक्शन है डिसबैलेंस होना। द ब्रेन एंड गट कम्युनिकेट थ्रू द नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है और जो आपकी गट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है? आपके नर्वस सिस्टम के। ओके, डिसरप्शन दिस disruption in this communication can result in change in bowel habit and discomfort. Okay, the brain and gut communicate through the nervous system. brain और जो large intestine है वो nervous system न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती हैं और जब बीच में कुछ डिस्ट्रप्शन होता है इनके कम्युनिकेशन के बीच तो ये चेंज इन बबल हैबिट एंड डिस्कम्फर्ट, इसकी वजह से आपको क्या होगा? बबल हैबिट में आपका डिस्कम्फर्ट होगा, आपकी बबल हैबिट चेंज हो जाएगी डेफिकेशन करने की, जिसकी वजह से आपका रूटीन भी चेंज हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकता है, GI ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, particularly after severe cases. After severe cases can trigger the onset of IBS in some individual. This is referred to a post-infection IBS. GI ट्रैक आपका इन्फेक्शन होना पार्टिकुलरली आफ्टर सेवरल, कुछ केसेस में आपको हो सकता है जो कि आपको ट्रिगर करता है ऑनसेट ऑफ IBS सब इंडिविजुअल में। दिस इज रेफर टू ए पोस्ट इन्फेक्शियस IBS। पहले कभी इन्फेक्शियस IBS हुआ हो वो वापस से आपको ट्रिगर कर सकते हैं आपको GI ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए। इम्बैलेंस इन गट माइक्रोबायोटा, a imbalance in the gut's natural bacteria known as dysbiosis has been linked to IBS. Certain bacterial overgrowth or deficiencies can affect bacterial function. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है? आपके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, डाइजेशन के लिए, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म के लिए, और जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं ना। तो गट के अंदर पूरा आपका बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प होते हैं। अब ये बैक्टीरिया का डिसबैलेंस होने की वजह से या फिर ओवर ग्रोथ होने की वजह से, अंडर ग्रोथ होने की वजह से, डेफिशिएंसी होने की वजह से भी आपको ये डिसीज कॉज हो सकती है या फिर राइट। तो ये के रीजन हो सकता है। अगला इसका रीजन है साइको सोशल रीजन। साइको सोशल फैक्टर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द IBS एंड मे exacerbate symptom. A history of physical or sexual abuse has also been linked to the condition, right? साइको सोशल फैक्टर में क्या आता है? आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना, ये सारी चीजें क्या करती है? क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया आपकी जो नर्व है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है जो कि आपके ब्रेन को सिग्नलिंग भेजती है। अब यदि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है ना, डिप्रेशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो नर्व है उनका फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ओवर रिएक्ट करना या फिर अंडर रिएक्ट करना शुरू कर देती है,
जिसकी वजह से भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज की वजह से हो सकता है। आल्सो ये भी कंडीशन आपकी लिंक होती है साइको सोशल फैक्टर के साथ। देन डाइटरी ट्रिगर सर्टेन फूड एंड बेवरेज such as fatty food, caffeine, alcohol, and some carbohydrate can trigger worsen symptom in some people. ओके जैसे कि डाइटरी कुछ हमारे बेवरेज होते हैं, जैसे कोई फैटी फूड हो गया, कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी क्या करते हैं आपके डाइट में डाइजेशन में भी इम्प्रॉपर हो जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा आप फैट लेंगे, अल्कोहल लेंगे, कैफीन लेंगे, तो वो आपका जीआई ट्रैक्ट को भी वो करता है, राइट। तो एक कॉजेस ये भी हो सकता है। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या है, एज है ना, एज के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। आईबीएस इज मोर कॉमन इन द अंडर 50 एज एंड इज मोर फ्रिक्वेंटली डायग्नोस्ड इन वुमेन्स। ओके, तो जो मोर कॉमन है, जो ज्यादातर हमको देखने को मिलता है सामान्य तौर पर, वो किस में आता है आपका अंडर 50 एज, और मोर कॉमन ज्यादातर जो केसेस मिलते हैं वो हमको वुमेन्स में, लेडीज में हमको देखने को मिलते हैं एज कंपेरिजन टू मैन। फैमिली हिस्ट्री, ये पहले से फैमिली हिस्ट्री किसी की है, ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीएस इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपमेंट द कंडीशन। यदि फैमिली में ऑलरेडी किसी को है तो वो भी एक लाइकलीहुड, एक चांस रहता है कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ इशू ना, मेंटल हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है। इंडिविजुअल विद एंजाइटी या डिप्रेशन है और अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन है आर द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग आईबीएस ना, मेंटल लिंक कंडीशन की वजह से हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ जीआई इन्फेक्शन, पहले से जीआई कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो ये सारे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हमने बात की। अभी हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे जब आपको ये आईबीएस होगा। फर्स्ट होगा आपको एब्डोमिनल पेन। क्या होगा, एब्डोमिनल पेन यूजुअली क्रैम्पिंग इन नेचर, द पेन इज ऑफन रिलीव बाय द डेफिकेशन, राइट। आपका एब्डोमिनल पेन होगा इस टाइप का, आपको एकदम क्रैम्पिंग होगी, आपको मरोड़ आएगी, पेट में ऐठन होगी। यूजुअली जब आप डेफिकेशन कर देंगे, आप पूप्स के लिए पोटी के लिए जाएंगे, उसके बाद आपका रिलीज हो सकता है। देन ब्लॉटिंग एंड गैस, ब्लॉटिंग होना, गैस होना, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड स्वेलिंग एट द एब्डोमेन। ब्लॉटिंग क्या होता है, फीलिंग ऑफ पेट, आपको पेट फूला फूला लगना, फुल लगना, पेट में आपकी स्वेलिंग होना, सूजन आ जाना, अल्टर्ड बबल हैबिट, आपकी जो बबल हैबिट उसमें भी अल्ट्रेशन होना है ना, जिसमें आपका DCMU है ना, 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया। डायरिया प्रीडोमिनेंट कैरेक्टराइज बाय फ्रीक्वेंट लूज मोशन, यदि आपको आईबीएस डी है, डायरिया है, तो आपको फ्रीक्वेंट लूज मोशन होगा। आईबीएस सी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसकी वजह से आपको इनफ्रीक्वेंट और हार्ड स्टूल हो जाएगा। मिक्स है तो इसमें आपको दोनों होगा, डायरिया कॉन्स्टिपेशन भी होगा, समटाइम डायरिया समटाइम कॉन्स्टिपेशन। यू अनक्लासिफाई है, तो वेयर द सिम्टम डू नॉट फिट अबव कैटेगरी, दोनों की कैटेगरी में फिट नहीं होंगे, कुछ और रहेगा, तो आईबीएस यू आ जाएगा। अगला आपका सिम्टम्स होगा वो है आपका स्टूल, म्यूकस इन स्टूल, आपका म्यूकस प्रेजेंट होना आपकी स्टूल्स में, ये हो सकता है आपका फटिग। क्रॉनिक फटिग इज कॉमन एमंग दोज विद आईबीएस ना, क्रॉनिक आपको फटिग हो सकता है आईबीएस के पेशेंट में। नोसिया, सम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नोसिया स्पेशली आफ्टर मील्स, इंडिविजुअल को नोसिया होना आफ्टर मील्स के बाद आपको नोसिया हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आ जाएगा आपका डायग्नोसिंग आईबीएस प्राइमरी इन्वॉल्व रूलिंग आउट अदर कंडीशन as there is no definitive test for IBS, the following method are commonly used. ओके, डायग्नोसिस आपका प्राइमरी, आपका एग्जैक्ट तो आईबीएस के लिए कोई डायग्नोसिस नहीं है ना, एग्जैक्ट कोई डायग्नोसिस नहीं आता कि भाई पार्टिकुलर आप ये टेस्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा। और जो अदर कंडीशन है, जो आपके साइन सिम्टम है, उसके बेसिस पर हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करा सकते हैं। अदर जो कंडीशन है उनको हम प्राइमरी जो भी चीज़ है उनको हम कंडीशन सिम्टम के बेस पर हम उनको रूल आउट कर सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमनली जो टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं। फर्स्ट आपका रोम आईवी क्राइटेरिया, IBS diagnosis is the based on percent of IBS is diagnosed
is the best of presence of recurrent abdominal pain on average at least 1 day per week in the last 3 months associated with two or more of the following. इसमें क्या बताया जा रहा है आईबीएस रोम आईबीएस क्राइटेरिया में आईबीएस डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिकरेंट एब्डोमिनल पेन ऑन एवरेज एटलीस्ट 1 day per week in the last 3 months associated with the two or more following. ओके तो आपको एक हफ्ते में एक बार मिनिमम आपको एटलीस्ट पेन होना है ना और लास्ट 3 मंथ से आपको कंटिन्यू हो रहा है इसकी वजह से आप डायग्नोज कर सकते हो। इसमें आता है आपका पेन रिलेटेड टू डेफिकेशन से रिलेटेड आपको पेन है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल की फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज हो रहा है। चेंज इन द फॉर्म अपीयरेंस ऑफ स्टूल का जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या डेफिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जब आप पोटी के लिए जा रहे हो तो राइट। देन स्टूल टेस्ट, कुछ आपका स्टूल टेस्ट होता है to rule out infection or other conditions such as inflammatory bowel disease। रूल आउट करने के लिए इन्फेक्शन को या फिर अदर कंडीशन को, जैसे कि आईबीएस डिसीज है उसको रूल आउट करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी डिसीज से आईबीडी है तो उसके लिए आप करवा सकते हैं स्टूल टेस्ट। देन ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं टू एक्सिक्यूट एनीमियास वगैरह, म्यूकस से ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया तो नहीं है ना, प्रोटीन न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाने की वजह से प्रॉपर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के लिए आप ब्लड टेस्ट सीबीसी वगैरह करा सकते हैं। देन आता है आपको कोलोनोस्कोपी। Colonoscopy may be performed rule out the more serious condition like colorectal cancer or IBD, especially if the patient is over 50 or has alarming symptoms such as weight loss or rectal bleeding। कोलोनोस्कोपी आप करा सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की आपको स्कोपी कराना है जिसमें आप चेक करेंगे परफॉर्म टू रूल आउट मोर सीरियस कंडीशन सीरियस से किस तरह की कंडीशन है लाइक कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह तो नहीं है, आईबीडी है ना, स्पेशली पेशेंट ओवर 50 और हैज अलार्मिंग, पेशेंट यदि 50 की एज से ज़्यादा है, ओवर 50 है और अलार्मिंग उसको सिम्टम है, वेट लॉस वगैरह हो रहा है, रेक्टल ब्लीडिंग है, तो उस केस में आप कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं। देन हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट can help identify lactose intolerance or bacterial overgrowth as potential causes of symptom। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट जिसमें आपका जाएगा कैन हेल्प आइडेंटिफाई लैक्टोज इंटॉलरेंस या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, ये चेक करने के लिए आप हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं। अब आएगा आपका मैनेजमेंट, कैसे आप इसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट है डाइटरी मॉडिफिकेशन, लो फूड मैप डाइट, ये डाइट लो फर्मेंटेबल आपको डाइट कम लेना है, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पोलियोस हैज बीन शो टू रिड्यूस सिम्टम इन मेनी पेशेंट ना। डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट आपको कैसी लेना है, फर्मेंटेबल डाइट लेना है, ओलिगोसेक्राइड जिसमें आता है वो ज़्यादा लेना है, डाइसेक्राइड ज़्यादा लेना है, मोनोसेक्राइड इन पोलियोस डाइट है वो आपको ज़्यादा लेना है। हैज़ बीन शो टू रिड्यूस सिम्टम ऑफ मैनी पेशेंट, ज़्यादातर सिम्टम में ऐसी डाइट हमने जिनको दिए उनको सिम्टम्स थोड़ा सा रिड्यूस हमको देखने को मिला है। फाइबर डाइट आपको ज़्यादा लेना है, रेशेदार खाना ज़्यादा खाना है, बेनिफिशियल फॉर दोज विद IBS-C ना, कॉन्स्टिपेशन वाला है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। Also care must be taken as fiber can worsen bloating and gas। फाइबर कैन यदि ब्लॉटिंग गैस केसेस है उसके केस में भी आप फाइबर डाइट प्रेफर कर सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर फूड, ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना है जो आपको ट्रिगर करता है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट फूड दैट एक्सरबेट सिम्टम ना, ऐसे फूड को आपको आपकी डाइट से रिमूव करना है जिनकी वजह से आपको सिम्टम्स ज़्यादा एक्सरबेट होते हैं, सिम्टम आपको अराइज हो जाते हैं, राइट। फिर आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपका एंटी स्पास्मोडिक मेडिकेशन सच जैसे कि हाइसिन हो गया,
पिपरमिंट हो गया ऑयल, पिपरमिंट ऑयल कैन रिलीव क्रैम्पिंग, एंटी स्पास्मोडिक जो कि आपकी स्पास्म को कम करती है, जैसे कि आपका हायोसिन एंड पिपरमिंट ऑयल। ओके, देन laxative for those with constipation, IBS जिसको है उस पेशेंट का आप laxative दे सकते हो, जो कि आपके हेल्पफुल होंगे। एंटी डायरियल, यदि डायरिया है तो आप लोप्रामाइड वगैरह दे सकते हो, है ना। फ्लोरा को रिटेन करने के लिए आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भी दे सकते हो। ओके, एंटी डिप्रेसेंट, पेशेंट यदि आपका साइकोलॉजिकल डिप्रेसिव में है, स्ट्रेस एंजाइटी में है, तो उसके लिए आप रिलैक्सेशन के लिए भी दे सकते हो, एंटी डिप्रेसिव दे सकते हो। सेलेक्टिव सीरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर, और मैनेज पेन एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम, पेन मैनेज करना है, साइकोलॉजिकल सिम्टम मैनेज करना है, यह हमारा प्रायोरिटी रहेगा। प्रीबायोटिक दे सकते हो आप हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए, फ्लोरा को बैलेंस करने के लिए। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन देख लेते हैं। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, जो आपको मैनेज करेगी साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से, पेशेंट को फ्री फ्रॉम एंजाइटी स्ट्रेस करेगी। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करेगी, डिप्रेशन को। फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, वार्म अप हो गया, रनिंग वॉकिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन एंड सपोर्ट देना है आपको, अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन एंड हैविंग सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन इम्प्रूव आउटकम। ओवरऑल हम ये सारी चीज़ों को मैनेज करके अच्छी तरीके से हम इससे मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनली हम इसको समराइज कर लेते हैं, हमने ओवरऑल क्या क्या सीखा। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें IBS इरिटेबल बबल सिंड्रोम है, जो आपका एक क्रोनिक फंक्शनल जीआई ट्रैक का डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको कॉमन सिम्टम होते हैं इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग है, अल्टर्ड बबल हैबिट है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया आपको होता है, और अनलाइकली जिसम आपका IBS के जैसा, IBD के जैसा नहीं होता है। इसमें आपका जो कॉजेस है वो आपको विजुअल नहीं होते हैं आपका, है ना, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में, जीआई ट्रैक में, बट ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपकी अफेक्ट करता है, डिस्कम्फर्ट करता है, वर्क लाइफ बैलेंस के बीच आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ग्लोबली जो रेट देखने को मिला है वो 15% मिला है ओवरऑल पॉपुलेशन में, और ज़्यादातर जो हमको केसेस देखने को मिले हैं वो वुमेन्स में मिले हैं आफ्टर बिफोर 15, और मेल में कम मिले हैं। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है इसका, एग्जैक्ट तो अभी तक साइंस को इसका पता नहीं चला एग्जैक्ट कॉजेस क्या है, पर हम इसे सिम्टम के बेसिस पर अलग अलग कॉजेस इसका हो सकता है, अलग अलग एसोसिएटेड रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे एबनॉर्मल गट मोबिलिटी होना, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होना, गट ब्रेन एक्सेस डिसफंक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, डाइटरी क्रिएशन की वजह से हो सकता है, एज जेंडर की वजह से हो सकता है, मेंटल इशू की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, गैसेस होना, अल्टर्ड बबल हैबिट होना, नोसिया, वोमिटिंग, फटिग होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको डायग्नोस्टिक में आप रोम आईवी क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे, और पेन रिलेटेड आपको पेन मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आपको ट्रीट करना है, और स्टूल टेस्ट आपको कराना है, ब्लड टेस्ट आप कराएंगे, कोलोनोस्कोपी आप यहाँ पर कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कराएंगे, ये सारे आप डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। फाइनली आएगा आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी आपका एग्जैक्ट नहीं है, पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम दे सकते हैं, पेन रिलीफ वगैरह कर सकते हैं, और जो भी डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट कर सकते हो। डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है आपको, हाई फाइबर डाइट लेना है, फैट डाइट वगैरह कम करना है, ऐसी डाइट लेना है, फर्मेंटेबल हो गया, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलियोस, ये डाइट आपको ज़्यादा लेना है, वेजिटेबल फ्रूट फाइबर डाइट ज़्यादा लेना है। अवॉइड करना है आपको अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी हो गया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन जैसे हायोसिन है, पिपरमिंट ऑयल है, लेक्सेटिव में एनिमा, सपोजिटरीज, ये सारी चीज़ें, स्टूल सॉफ्टनर वगैरह, एंटी डायरियल मेडिसिन, लोप्रामाइड हो गया, प्रो एंड प्रीबायोटिक ले सकते हैं आप नॉर्मल बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए। डिप्रेशन एंजाइटी है तो रिलैक्सेशन के लिए एंटी डिप्रेसिव फिर रिलैक्सेसिव मेडिसिन, स्लीपिंग के लिए आप ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में CBT करना है, माइंडफुलनेस,
yoga, meditation, physical activity, exercise. Okay, finally patient एंड फैमिली मेम्बर को एजुकेट करना है अबाउट डिसीज कंडीशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।